नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आज देश के सामने कोरोना संक्रमण सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चेतावनी भी अब दी गई है, जिसमें बच्चों को लेकर खास चेतावनी दी गई है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों की बात करें 3 लाख से ज्यादा केसेस पिछले कुछ दिनों से रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा मौत के आंकड़े की भी बात करें तो 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा रहे हैं। जी मीडिया का रोको टोको अभियान लगातार जारी है। ये उन लोगों के लिए अभियान लगातार जी मीडिया की तरफ से चलाया जा रहा है जो लोग इस दौरान भी लापरवाही बरत रहे हैं। जी मीडिया लगातार लोगों को टोकने का काम कर रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें टोकने का काम कर रहा है, और साथ ही जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें भी रोकने का काम कर रहा है, और साथ ही टोकने का काम भी लगातार कर रहा है। हम डॉक्टर से लगातार इस संक्रमण के बचाव के तरीके जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश सदस्य हैं सीएम सलाहकार समिति कोविड से, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सौरभ क्रिटिकल के एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, इस वक्त हम अगर नजर डालें आंकड़ों पर, पिछले कुछ दिनों से 3 लाख से ज्यादा केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं। मौत के आंकड़े को देखें तो 3000 से ज्यादा मौत हो रही है पिछले कुछ दिनों से जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी। ऐसे में आपके मुताबिक ये सेकेंड वेव इतनी खतरनाक क्यों? डॉक्टर आपको आवाज मिल पा रही है? डॉक्टर वेद प्रकाश जी नमस्कार जी, आवाज मिल रही है जी। जिस तरह से कोविड के केसेस सर पिछले कुछ दिनों से 3 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं, स्थिति को हम देखें, मौत के आंकड़े पर नजर डालें तो 3000 से ज्यादा मौत पिछले कुछ दिनों से रोजाना हो रही है देश के अंदर। आप क्या मानते हैं क्यों ये सेकेंड वेव इतनी खतरनाक साबित हो रही है? आवाज आ रही है आकांक्षा जी? आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपको आवाज मिल रही है डॉक्टर वेद प्रकाश? आप रिपीट कर दें जरा, सवाल जी, रिपीट कर दें। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से कोविड के केसेस पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा केसेस हर रोज सामने आ रहे हैं। इसके साथ मौत के आंकड़े पर भी नजर डालें तो 3000 से ज्यादा मौत पिछले कुछ दिनों से हर रोज हो रही है। तो आपके मुताबिक मैं जानने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये कोविड की सेकेंड वेव इतनी खतरनाक क्यों? देखिए आकांक्षा, जिस तरह से अनलॉक हुआ था, आपने भी लगातार आगाह किया, सरकार ने भी इस एडवाइजरी रखी, हम लोगों ने भी बार बार कहा, आपके माध्यम से भी कहा कि जो एहतियात हैं उनको बहुत आवश्यक तरीके से एक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। और लेकिन हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि ये पैंडेमिक ओवर हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार और सारी सुविधाओं को ओपन किया, आप देखेंगे कि तमाम एक्टिविटी ऐसी हुई जिनमें एग्रीगेशन हुआ, लोग इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, और कितना अनुपालन हम लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का किया है ये आप सब हम लोग जानते हैं। तो जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसमें, और साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल गए उनकी भी एक नया जो एक स्टेटा था जो घरों में बंद था वो भी बाहर आए, तो उससे जो चेन फॉर्मेशन की आशंका के लिए लगातार आगाह किया गया था। तो उन सब बातों को यदि हम देखें तो इन्फेक्शन का स्प्रेड इतना तेजी से हुआ। दूसरा जो म्यूटेंट वायरस है उसका जो स्ट्रेन है, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो भी 30 से 50 गुना तक ज्यादा हाई है पिछले की तुलना में। तो इसलिए ये जो इन्फेक्टिविटी है इतनी ज्यादा होने की वजह से बड़ी संख्या में केसेज आए, बड़ी संख्या में इन्फेक्शन हुआ है, और जब ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए तो निश्चित ही जो मौत का आंकड़ा है उसमें से बढ़ा है। लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा है ऐसा नहीं है कि पिछली बार से प्रतिशत ज्यादा है मौत का। इसके मायने ये हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो कम्युनिटी के अंदर हम लोगों के इन्फेक्टिव लोगों की संख्या ज्यादा है, और उनमें से ही वो मौतें होती। जी जी आकांक्षा।
बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सौरभ, अगर बात की जाए जो कोविड पेशेंट्स हैं, अगर हम एक नॉर्मल शख्स की बात करें जो संक्रमित नहीं हुआ है, अगर उसकी हम बात करें, तो मैं आपसे जानने की ये कोशिश करूंगी कि वो अगर किसी कोविड संक्रमित मरीज के टच में आता है तो वो संक्रमण कब तक फैल सकता है, कब तक संक्रमित होने का खतरा रहता है उस शख्स को? हेलो, हाँ आकांक्षा जी। जी डॉक्टर सौरभ, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं आपसे जानने पहले की तो मैं कोशिश डॉक्टर करूंगी। सौरभ नहीं, डॉक्टर सुबोध नाम है मेरा। माफ कीजिए डॉक्टर सुबोध, मैं ठीक है। आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि एक अगर कोविड पेशेंट है और कीजिए अगर कि कोई अगर- दूसरा शख्स उसके संपर्क में आता है, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि कब तक उसे खतरा रहता है संक्रमण का। बिल्कुल, अगर कोई आदमी किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आता है तो 3 से 4 दिन लगते हैं उसमें सिम्टम्स आने में। तो सबसे पहले तो उस बीच में उस आदमी को अपने बेसिक प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो हम लोग सबको बोलते हैं कि आप स्टीम लीजिए, गर्म पानी से गार्गल करिए, थोड़ा अपना डाइट में जो है प्रोटीन एंड पानी का इंटेक बढ़ाइए एंड 3 से 4 दिन वेट करिए। अगर कोई भी फन सिम्टम आए, जैसे पेशेंट अगर उस पर्सन को फर्स्ट टाइम हेडेक होता है या पेट खराब है या हल्का सा भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी लग रहा है, तो जो प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली स्टार्ट करें। साथ में हम सबको अपना टेम्परेचर और SpO2 जो हम लोग सबको एडवाइस करते हैं अपना कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए, एटलीस्ट दिन में 4 से 5 बार। अगर किसी का भी टेम्परेचर उस पेशेंट का 101, 102 से ऊपर जा रहा है या ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 2 या 3 डिजिट नीचे कर रहा है, सपोज अगर 97, 98 उसका नॉर्मल है और अचानक से 94 या 93 आता है, उस समय उस पेशेंट को ज़रूरत है कि वो अपने एक्सपर्ट के साथ मिलके और अपनी मेडिसिन को थोड़ा एडजस्ट करें। फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं लाइक कि प्रॉन वेंटिलेशन जो हम सब लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेटना भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 1 या 2 घंटे लेट देंगे इससे काम बन जाएगा। इट्स अ फोर्स प्रॉन वेंटिलेशन जिसकी ज़रूरत कम से कम 24 घंटे में आपको 14 से 15 घंटे है कि एटलीस्ट 15 आवर आदमी को पेट के बल लेटना है। मैं मानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, आदमी थक जाता है तो करवट से लेट सकता है, पानी खूब सारा पिए, तो ये कम से कम 4 से 5 दिन तो उसको अपने सिम्टम्स आने में लगेंगे। नेक्स्ट यही पर्सन एटलीस्ट अगले 14 से 15 दिन तक दूसरे लोगों को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। जैसा कि डॉक्टर वेद प्रकाश ने भी बताया कि पिछले बार का जो वायरस था वो इतना इन्फेक्शियस नहीं था, एक पेशेंट हार्डली 14 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। इस बार एक पेशेंट कम से कम 400 से 500 आदमी को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये 40 से 50 गुना जो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, सारी प्रॉब्लम इसी वजह से जनरेट हो रही है। आप इससे बचाव कर सकते हैं सिंपल, आप पब्लिक प्लेस को अवॉइड करिए, मास्क लगाइए, अपने हाथों को रिपीटेडली धोते रहिए। कुछ बेसिक जो सारे डॉक्टर्स बताते हैं लाइक गर्म पानी से नमक डाल के गार्गल करना, गुनगुना पानी पीना, सुबह खुली हवा में एक्सरसाइज करना, धूप में बैठना। आप विटामिन C एंड विटामिन D तो आई थिंक सभी लोग ले सकते हैं, जो एक्सपोज हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट हमारी इम्यूनिटी को कुछ तो बूस्टअप करेगा ये। बिल्कुल। डॉक्टर वेद प्रकाश, अगर बात करें कोरोना की तीसरी लहर की, तो सभी चिंतित हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की और ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो कैसे बचाएंगे बच्चों को और उपाय क्या कुछ हो सकते हैं? आकांक्षा जी, थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा इस पे कि जिस प्रकार से अभी दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश है और चारों तरफ उससे निपटने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है और घरों में लोग परेशान हैं और लोग डरे हुए हैं। ऐसे में अभी हम लोगों को तीसरी लहर को मीडिया के माध्यम से जनता में ज्यादा लेके नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हम दूसरी लहर को यदि ओवरकम कर लेते हैं, इसके बाद हम शोर मचाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि प्रिपेयर्डनेस के लिए जो प्रिपेयर्डनेस हम लोगों की होनी चाहिए, उसके लिए सरकारें चिंतित हों, उसके लिए प्लान करें। तीसरी वेव संभावित है, उसके लिए डॉक्टर्स कम्युनिटी और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो मिलकर के काम करे और आगे का प्लान आउट करे कि किस प्रकार से यदि बड़ी वेव आती है तो उसको हम लोग हैंडल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो हमारी दूसरी लहर है, इससे निपटने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से म्यूटेशन लगातार हो रहा है,
आरएनए वायरसेस का कैरेक्टर है कि वो चेंज होते रहते हैं, बहुत जल्दी अपना स्वरूप बदलते हैं। तो ये लगातार बदलाव आता है और ये चलता रहता है, ये चलता ही रहेगा। तो जब तक हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सब लोग, जब तक इम्यूनाइजेशन का काम नहीं होगा, चाहे वो इन्फेक्शन के माध्यम से हो, ठीक हो करके, या वैक्सीनेशन के माध्यम से हो, ये दोनों बातें हैं। इस प्रकार से हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को पूरी तरह सबको लेके जाएंगे या इन्फेक्शन के माध्यम से, तब हम लोग इस पर जीत हासिल कर पाएंगे। जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री will be affected or will get the immunity, then only this pandemic will be over. बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुबोध, अगर बात की जाए बच्चों की, तो मैं आपसे घरेलू उपाय जानने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ हो सकते हैं जिसके जरिए बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग किया जा सके। हाँ आकांक्षा जी, बच्चों का आपने बिल्कुल सही पूछा। बच्चों का एक्सपोजर शायद फैमिली से रोक पाना इतना आसान नहीं है कि अगर मदर एंड पेरेंट्स इन्फेक्ट हो गए हैं तो आप छोटे बच्चों को आइसोलेट कर पाना शायद उतना आसान नहीं है। पर टचवुड एक चीज़ अच्छी देखी गई है कि इवन अभी तक इंडिया में कि कोई भी छोटा बच्चा लेस देन 10 ईयर्स का बहुत ज़्यादा सिक नहीं हुआ जिसकी कोई क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट हुई हो। तो बच्चों के लिए अगर हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट, जो कि पहले हम लोग वायरल के लिए करते थे कि जस्ट पैरासीटामोल के सिरप या कुछ एक बेसिक सा एंटीबायोटिक, या बच्चों की डाइट में हम लोग थोड़ा सा ये साइट्रस फ्रूट्स वगैरह का इंटेक बढ़ा देना, लिक्विड डाइट बढ़ा देना, तो ये जो बच्चों को इतना बढ़ा देते थे इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाँ, बच्चों को एक जो एडल्ट को समझाना शायद मुश्किल हो जाता था, प्रॉन वेंटिलेशन बच्चों के लिए ईजी है कि वो अपने आप ही इस पोजीशन को डीप ब्रीथिंग एंड एक्टिविटी करते रहते हैं। और शायद अभी तक डॉक्टर वेद प्रकाश भी एग्री करेंगे कि पीरियडिक एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे अभी तक इतना नहीं डॉक्यूमेंटेड हैं जितना कि एडल्ट्स में हो रहा है। ये मे बी कि शायद बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है या उनके पुराने जो वैक्सीनेशन है वो कुछ सपोर्ट करते हैं। एडल्ट्स में आरएनए वायरस इस बार ज़्यादा परेशान कर रहा है, सीरियसनेस भी ज़्यादा आ रही है। आई थिंक डॉक्टर वेद तो अपने यहाँ देखते होंगे कि पेशेंट 2 से 3 दिन के अंदर जो हम सीटी थोरेक्स कराते हैं उसकी सेंसिटिविटी इतना रैपिडली पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है कि सीटी स्कोर जो 9 या 8 है वो सडनली 20 या 22 के आसपास पहुंच जाता है। पर बच्चों में टचवुड अभी तक इतना नहीं देखा गया है। तो बच्चों को जस्ट आप बेसिक रखिए। अगर पेरेंट्स इन्फेक्टेड हैं तो थोड़ा सा आइसोलेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा उनकी डाइट इंप्रूव कराइए। फीवर आता है तो सिंपल आप पैरासीटामोल सस्पेंशन बच्चों के लिए कॉमनली अवेलेबल हैं, जो यूज़ करिए, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे आसानी से ठीक हो जा रहे हैं। तो बच्चों में शायद अभी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक केयर उनको जरूर चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आप भी अभी खुद भी जानकारी दे रहे थे तमाम चीज़ों को लेकर कि क्या कुछ वो उपाय हैं जो लोग घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, होम आइसोलेशन को लेकर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, कब खत्म करना चाहिए? क्या अगर किसी कोविड पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो उसके बाद वो तुरंत जो आइसोलेशन है उसको खत्म कर सकता है? आकांक्षा जी, एक तो मैं पहले वाले में जो डॉक्टर सुबोध जी बता रहे थे उसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि जो बच्चे हैं उसमें जो जीआई सिम्टम्स हैं, जिसमें उल्टी दस्त होना, ये सिम्टम्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन में ना जाने पाए बच्चे, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। और जो घर में जो खाना बना है, घर का खाना, ताजा खाना, गर्म खाना, वो बच्चों को खिलाएं। और उनको और खाने के बारे में मेरा हमेशा कहता हूं कि जो थाली में यदि 5 रंग आपके में मौजूद हैं बराबर क्वांटिटी में, तो उसमें सबकी पूर्ति हो जाती है। तो इसको जरूर ध्यान रखें। और जंक फूड या फिर जो ऐसे फूड्स हैं उनको हम लोग अवॉइड करें बच्चों के लिए, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ बाकी तो डॉक्टर सुबोध जी ने बहुत अच्छी इस पर जानकारी दी है। रही बात होम आइसोलेशन की, जो आपका सवाल है, उसमें देखिए जो माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी के हैं वो तो घरों पे ही, माइल्ड तक जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड हैं वो घरों पे ही ठीक हो रहे हैं। जो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के लोग हैं उनकी छुट्टी की जा रही है। जब नेगेटिव आती है रिपोर्ट, या फिर अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो जो ऑनसेट ऑफ द सिम्टम, जब से
शुरुआत हुई है तब से लेकर के 10 दिन तक हम लोग देखते हैं, और इन 10 में से जो बाद के 3 दिन है, मतलब 7 दिन के बाद 3 दिन तक यदि वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं तो ऐसे मरीजों की सीधे छुट्टी की जा सकती है, उनको जांच की भी आवश्यकता नहीं होती है, और इसके बाद उन्हें 7 दिन आइसोलेशन में घर पे रहने की सलाह दी जाती है। तो ये लगभग 17 दिन का जो पीरियड है, इसमें फिर इन्फेक्टिविटी बिल्कुल नगण्य हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि वो फिर इन्फेक्शन नहीं इम्पार्ट कर सकता है, दूसरों को नहीं हो सकता है। 1 हफ्ता की सलाह इससे अतिरिक्त हम लोग दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुबोध, अगर हम बात करें जिस तरह इस वक्त स्थिति है, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल आकांक्षा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय मैं खुद ही फेस करता हूं कि जितने भी लोग होम आइसोलेशन से भी कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब अचानक से मेरा सैचुरेशन 91 92 पहुंच जा रहा है। स्पेशली रात में सोते समय अगर कोई उनका मॉनिटर कर रहा है तो वो 89 88 87 तक भी पहुंच जा रहा है। ठीक, अब अगर किसी का सैचुरेशन लेस देन 90 जा रहा है तो सबसे पहले तो आई थिंक उसे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि पता लगे कि डिसीज का प्रोग्रेशन कितना है, क्या वो एडमिशन के लायक है या अभी भी होम आइसोलेशन में बेटर फील कर सकता है। आप ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए एक तो जो मैं रिपीटेडली बार बार कहता हूं कि आप प्रॉन वेंटिलेशन के बारे में बात करिए कि पेशेंट उल्टा लेटे, करवट से लेटे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे। अगर इससे भी काम नहीं चलता है और किसी का सैचुरेशन 85 के भी नीचे जा रहा है तो हम लोग उसे कुछ ऑक्सीजन सप्लीमेंट कर सकते हैं। इस समय ऑक्सीजन की भी क्राइसिस है, बट ऑक्सीजन सप्लीमेंट आप इतना करिए कि आपका जो टारगेट SpO2 है वो 89 से 91 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहे। अगर 90 के आसपास भी है तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हाँ, अदर इन्वेस्टिगेशन उस समय ज़रूरी होते हैं कि पेशेंट को सच में हमें किस लेवल पे जाके एडमिट करना है या फर्दर ट्रीटमेंट में उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके लिए जो बेसिक मार्कर्स हैं, जो आई थिंक सारे डॉक्टर्स के वेल अवेयर हैं उन सब चीज़ों से, उन सब मार्कर्स के अकॉर्डिंग, पेशेंट के चेस्ट एक्सरे के अकॉर्डिंग या पेशेंट का CT कराने के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट को L2 या L3 किस लेवल के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसी हिसाब से हम उसका एडमिशन प्लान करते हैं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए बॉडी में आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हर 1-1 घंटे पे कम से कम 4 से 5 बार ऐसा करें कि लंबी सांस लें, 1 या 2 सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करें। दिन में 14 से 15 घंटे आप प्रॉन वेंटिलेशन, करवट से और हल्का सा ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। आई थिंक इट्स मोर देन, इससे ज़्यादा आप शायद घर पे कर भी नहीं सकते, फिर आपको अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी सिटी स्कैन कब कराना चाहिए लोगों को, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे लोग हैं अगर सिम्टम नहीं है और उसके बावजूद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो वो सिटी स्कैन का सहारा ले रहे हैं। देखिए आकांक्षा, जो डॉक्टर सुबोध जी बता रहे थे उसमें भी थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से प्रोनिंग से फौरी तौर पे कुछ समय के लिए एक राहत मिल सकती है यदि ऑक्सीजन के जो लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आकांक्षा कि बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत जल्दी हमें आइडेंटिफाई करके बहुत जल्दी ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। जो सामान्य, मैं आपको एक बात ये रखना चाहता हूं, किस प्रकार से हमें आइडेंटिफिकेशन करना है सिम्टम का और कैसे मरीज या जनता में जागरूकता आपके माध्यम से होनी चाहिए। पहला, जो भी अभी बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर में कमजोरी, टूटन ये जो आ रही है, इससे जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि कोरोना नहीं है तब तक उसको कोरोना मानना चाहिए। कोरोना मान करके कम से कम जो साधारण इलाज है जिसमें कि हम लोग आइवरमेक्टिन 12 mg की 3 दिन तक देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम देते हैं, विटामिन C, D, जिंक ये सब देते हैं, पैरासीटामोल बुखार के लिए देते हैं, एंटी एलर्जिक कोई सिट्रीजिन वगैरह देते हैं। तो ये दवाइयों को अपने डॉक्टर से बात करके तत्काल स्टार्ट करना चाहिए जैसे ही बुखार आता। इसके बाद यदि 4-5 दिन में बुखार नहीं टूटा है, बुखार लगातार बढ़ रहा है, 101 से ज्यादा बुखार जा रहा है, या सांस फूल रही है, या बेहोशी आने की स्थिति बन रही है, या खांसी सूखी बहुत ज्यादा आ रही है,
तो फिर हम लोगों को इंतजार नहीं करना है। उसको जो स्टेरॉइड थेरेपी है, जो डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन जो भी अवेलेबल है, उस पे अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के पहली डोज मैं डॉक्टर से भी अनुरोध करूंगा कि जरूर अच्छी दें स्टेरॉइड की, और टेपरिंग डोज में फिर देते जाएं। जिस प्रकार से अगर डेक्सामेथासोन की बात करें तो 16 mg तक भी अगर हम पहली डोज देते हैं तो उससे कोई खास नुकसान नहीं है। यदि हम कुछ लोगों को छोड़ दें, जैसे डायबिटीज के या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उनको छोड़ करके। इसके अतिरिक्त इसके पहली डोज 16 देने के बाद में 8 mg बीडी 3 दिन दे सकते हैं, फिर 4 mg बीडी और 3 दिन आगे दे सकते हैं। इतने में ये रिजॉल्व कर जाता है, और जो ऑक्सीजन के लेवल्स गिर रहे हैं वो पुनः वापस बढ़ने लगते हैं। तो ये भी घर पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की देखभाल। जहां तक आपने सीटी स्कैन की बात की है, यदि हम 4, 5, 6 दिन में देख पा रहे हैं कि मरीज को सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें अर्ली डिटेक्शन की अगर बात करें, ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन है, तो ऐसे में सीटी स्कैन हम लोग 5 से 7 दिन के बीच में करा सकते हैं। और सीटी स्कैन पे यदि शुरुआत हो रही है, निमोनिया के पैचेज आना शुरू हो गए हैं, तो भी स्टेरॉइड थेरेपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें देर नहीं करनी है। पहले सप्ताह का जो इलाज है वो मैंने जो पहले बताया वो, और दूसरे सप्ताह का इलाज है स्टेरॉइड थेरेपी। उस पर भी अगर इम्प्रूवमेंट अगर नहीं होता है, ज्यादातर केसेस का हो जाएगा आकांक्षा जी, इसके बाद अगर कुछ मामले बचते हैं तो फिर उनको ब्लड थिनर्स पे या अन्य जो ट्रीटमेंट है उसकी आवश्यकता होगी, और उसको फिर हम लोग हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो इस प्रकार से हम हॉस्पिटल्स पे भी लोड को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन की जो डिमांड का जो सप्लाई का गैप हो रहा है उसको भी मीट आउट कर सकते हैं, क्योंकि कम मरीज आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो हमें प्रॉम्प्टली मरीज को ट्रीटमेंट देना है। एक बात और मैं बताऊं, जब कोई टेस्ट हम गांव में हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 मिनट में 500 मीटर अगर टहल लेता है तो हम मान सकते हैं कि उसको निमोनिया नहीं। बिल्कुल ये साधारण बातों को हमें बताना होगा गांव-गांव तक, और तब ये लड़ाई जो है ज्यादा प्रभावी ढंग से लड़ी जा सकेगी, और जो हेल्थ केयर पे बर्डन आ रहा है इसको हम लोग कम कर सकेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका डॉक्टर वेद प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर सुबोध, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों की तरफ से दी गई। क्योंकि इस वक्त केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि आपको जागरूक किया जाए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने आ रही है तो डॉक्टरों से हमने वो भी जानने की कोशिश की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।